हेलो बच्चों, आपकी आज बीएससी सेकेंड ईयर की फिज़िक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है भाई। अ, इसमें आपको सबसे पहले पेपर बता देते हैं, कौन कौन से आपके पेपर आते हैं बीएससी में। सेकेंड ईयर में आपका जो पहला पेपर आता है आपका फर्स्ट पेपर जो आपका आता है इसमें पेपर फर्स्ट वो आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, राइट। सेकंड पेपर जो आपका आएगा इसमें मैथमेटिकल फिज़िक्स। और जो थर्ड पेपर आपका आएगा इसमें वो आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों पेपर आपके आएंगे, वैसे तो आपने पेपर तो दिया ही नहीं फर्स्ट ईयर का, प्रोसीजर तो क्या पता होगा आपको। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स है, थोड़ा सिंपल पड़ता है, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस और मैथमेटिकल फिज़िक्स, ये आपके मेन कंसर्न के पेपर हैं। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी है और समझ में आ जाती है, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कत बैठती है, तो उसके लिए हम हैं ही। ठीक है। तो मैथमेटिकल फ़िज़िक्स को अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। आज ही से शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल फ़िज़िक्स को। तो थोड़ा मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी, लेकिन आप इसको इतना हल्के में भी मत लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, नए नए तरीके की चीज़ें आएंगी और मैथमेटिकल की एक टफ़ फॉर्म आएगी इसमें। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना चीज़ों को। ठीक है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में ऐसे फ्री में पास हो गए, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हर साल पास हो जाएंगे। ठीक है। चलो खैर, उस मैटर पे तो डिस्कस ही नहीं करते हैं, फिर कभी मिल के डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ आज मैथमेटिकल फ़िज़िक्स। ठीक है। वही आपको पता ही है, 4 यूनिट आती हैं, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं शुरू कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ठीक है। वक्र रेखी निर्देश तंत्र। अब अभी आप सोच रहे होगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा है, अभी वक्र रेखी क्या हो गया भाई, हमने कार्तीय वार्ते भी पढ़े हैं, यानी कि कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ा है। अब ये इसका क्या लॉजिक है कर्वीलीनियर का, है ना। तो धीरे धीरे हम आएंगे चीज़ों पे, तो पहले कर्वीलीनियर पे मैं बाद में फोकस करूँगी। पहले अपन समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ना। अभी आप चलो सेकेंड ईयर में आ गए कह लेते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम तो एक 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में उनके आ जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, राइट। बता देती हूँ फिर भी मैं थोड़ा सा। देखो भाई, अगर हमें स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की पोजीशन पता लगानी है, जैसे मान लो ये डॉट है, ठीक है, इस डॉट की पोजीशन बतानी है मुझे कि इस पेज पर इस डॉट की पोजीशन क्या है। ठीक है। तो आप एक नॉर्मल बंदे से पूछोगे तो वो क्या कह देगा कि अरे भाई ये रही है, इसकी पोजीशन क्या बतानी, ये रहा डॉट, ये रहा। लेकिन आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप मैथमेटिकली किस किस तरीके से बताओगे इसकी पोजीशन को, आप बताओगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। समझ में आ गई। अब क्योंकि ये डॉट आपने एक पेज पर बनाया है, दैट मीन्स कि ये डॉट कैसा है, एक 2D स्ट्रक्चर है, तो आपको एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट लेते हो, इसको वाई कोऑर्डिनेट लेते हो, या इसको वाई इसको जेड लेते हो, या इसको एक्स या इसको जेड लेते हो, मतलब वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, और जहाँ पर ये दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो उसका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है। ओ मूल बिंदु जिसे आप कहते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया पी।
अगर मैंने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में बताया जाता है विद कॉमा स्मॉल ब्रैकेट में। ये एक तरीका है कोऑर्डिनेट को दिखाने का, ठीक है ना। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको, यानी कि फर्स्ट ईयर में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि अगर मुझे इसकी पोजीशन चाहिए तो मुझे इसको पोजीशन वेक्टर से समझाना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन से ओरिजिन तक, यानी कि जो आपको ओरिजिन आ रहा है वहाँ तक खींचा गया एक पर्टिकुलर एक रेखा, ठीक है, वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाती है। सो पोजीशन वेक्टर डिनोट्स द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो अब आपने इसको ओपी वेक्टर से शो किया था, है ना। तो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हुए नहीं, है ना भाई। तो ये थोड़ा सा याद दिला दूँ ताकि आपका माइंड सेटअप हो जाए फिज़िक्स के हिसाब से कि भाई कैसे पढ़ना है आगे, ठीक है भाई। तो ये आपका 2D सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन को आपने मैथमेटिकली शो कर दिया, राइट। अगर आपके पास कोई बॉल है, अगर आप उसको स्पेस में शो कर रहे हो तो क्योंकि बॉल एक कैसी क्वांटिटी है, 3D क्वांटिटी है, तो आपको उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब ये जो मैं सारा डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये किस में डिस्क्राइब कर रही हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई। पार्टिकल के पोजीशन को दिखाने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप खूब बता चुके हैं कई अलग अलग क्लासेस में किस तरीके से पार्टिकल की पोजीशन शो की जाती है। स्ट्रक्चर 2D है, वी विल यूज़ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्ट्रक्चर 3D है, वी विल यूज़ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ गई। सो दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किस लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी पार्टिकल की पोजीशन को शो करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि फिज़िक्स में केवल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम नहीं चलता। क्यों, क्योंकि स्पेस में हमारे पास क्वांटिटीज़ अलग अलग किसकी हैं, ज्योमेट्री की है ना। कोई चीज़ तो है गोल, कोई चीज़ है स्फेरिकल यानी कि 3D सिस्टम है, कोई है सिलेंड्रिकल, है ना, कोई है नॉर्मल लीनियर है ना। तो अलग अलग शेप की चीज़ों के लिए एक सिस्टम सफिशेंट नहीं है, ठीक है। और अगर हम किसी भी तरीके से कर भी दें, मान लो कि मैं एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं किसी भी तरीके से उसको समझा भी दूँ, लेकिन उसको समझाना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर को आप अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन में समझा भी रहे हो तो समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कैसे हैं, ये हैं तीनों इसके ये पोजीशन यानी कि लाइन के कोऑर्डिनेट हैं। जबकि आपके इसमें 2 स्फेयर भी आते हैं, तो आप किस तरीके से इन 2 स्फेयर की पोजीशन को लाइन कोऑर्डिनेट्स में समझाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिकली रॉन्ग है। इसलिए किसी भी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 3 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, पहला तो आप जानते ही हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। दूसरा है आपका, आप पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल। तीसरा आप पढ़ेंगे स्फेरिकल। समझ में आ रही है बात आपको। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ये तीनों तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ेंगे। कार्टेशियन आपका पढ़ा हुआ है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल को ध्यान से पढ़ना आपके लिए बिल्कुल नए है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको मैं इंट्रोडक्शन के लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन को दिखाने के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं हम, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन को हमें दिखाना हो, किस में, सिलेंड्रिकल में, तो आप कैसे शो करेंगे। सिलेंड्रिकल में आप करेंगे 3 तरीके के अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। आप वो आप ले लीजिए, आप ये ले लीजिए आप आर, फाई और जेड, ठीक है। स्फेरिकल में आप ले लें क्या लेंगे आप इसमें, आप ले लीजिए इसमें आर, थीटा और फाई। तो आप क्या देख रहे हैं कि कार्टेशियन में तो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके हैं, पोजीशन के, जबकि ये सिलेंड्रिकल में ये 2 पोजीशन के हैं, ये एंगल का है, और इसमें ये पोजीशन के हैं, ये दोनों एंगल के हैं। अंतर समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तीनों, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
समझ में आ रही है बात? तो कर्वी लीनियर मतलब मैं बोल क्या रही हूँ, वक्र रेखी निर्देश तंत्र, यानी कि कार्टेशियन में तो जैसे आप नॉर्मली एक सीधी लाइन कह देते हो, है ना, तो ये एक तरीके से ये एक स्ट्रेट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन जो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें आपकी जो एक्सेस होंगे वो कैसे होंगे, कर्वी होंगे। तो आप उसको क्या नाम दे दोगे, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, सिंपल सी बात है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे सिंपल और अब तक आपने जो पढ़ा है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कर्वी लीनियर में हम और दो तरीके के पढ़ते हैं नए, वो हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में इनको हम खूब डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, समझ में आ गई। तो मैं वापस से फोकस कर रही हूँ किस पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद कार्टेशियन समझाने के बाद कर्वी लीनियर पे, है ना। तो कर्वी लीनियर में जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्ट किया आपको कि इसमें 3 कर्वी लाइंस होंगी, ठीक है। और इसमें जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन समझाई जाएगी वो पता है किससे समझाई जाएगी, वो समझाई जाएगी U1 U2 और U3 से। मतलब तरीका है, आप लेने को तो आप A1 A2 A3 ले लो, B1 B2 B3 ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस ये एक तरीका है, एक तरीके का इंडिकेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कार्टेशियन के लिए XYZ फिक्स किए हुए हैं, सिलेंड्रिकल के लिए R5Z फिक्स किए हुए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना बढ़े, है ना। और स्फेरिकल के लिए R θ लिए हुए हैं। अब दिखाने को तो किसी किसी बुक में इस R को रो से भी शो कर देते हैं, रो थीटा और फाई भी बता देते हैं स्फेरिकल में, सिलेंड्रिकल में आपके रो फाई और Z बता देते हैं, समझ में आ रही है बात। तो कहीं कहीं पर इसे आर को रो भी बता देते हैं, तो वो अपना अपना तरीका है। तो ऐसे ही कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इनको ये है, कुल मिला के इन तीनों को मिला कर के हम क्या कहेंगे, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप ये मत समझना कि इन तीन के अलावा ये कोई चौथा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, चौथा नहीं है ये, इन तीनों का एक तरीके से ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम दे दिया कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ में आ रही है। तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पार्ट हैं ये तीनों, ठीक है। तो कर्वी लीनियर सिस्टम में आप क्या करेंगे कि आपके 3 एक्सेस होंगे हमेशा की तरह, और वो तीनों लाइंस जो होंगी एक्सेस की वो कैसी होंगी, कर्वी शेप की होंगी, ठीक है। और पार्टिकल की पोजीशन को आप शो किससे करेंगे, कोऑर्डिनेट से, U1 U2 और U3 से। समझ में आ रही है बात आपको। जहाँ पर ये तीनों लाइंस कट करेंगे एक दूसरे को वो कहलाएगा ओरिजिन O। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए आप, ये जो एक्सेस एक्चुअली बनते हैं ये बनते कैसे हैं, ये दो सरफेसेस के इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं। जैसे ये एक सरफेस है, समझ में आ रही है बात, और ये भी एक सरफेस है, कर्वी सरफेस है ये, समझ में आ रही है। जब ये दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला क्या बन रहा है, ये वाला एक कर्वी एक्सेस बन रहा है, या हम इसको कह सकते हैं कर्व्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। समझ में आ रही है। अब इनके अलग अलग नाम है, आपको तब समझ में आएगा कि ये वाला एक्सेस कौन सा है, ये वाला एक्सेस कौन सा है, ये वाला एक्सेस कौन सा है। अगर ये वाले ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला एक्स बनेगा, है ना। अब ये वाला और ये वाला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला बनेगा, और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला बनेगा। समझ में आई। तो एक्सेस मतलब ऐसे मन से नहीं बना देते हैं, एक्चुअली वो अलग अलग सरफेसेस के इंटरसेक्ट होने की वजह से बनने वाली लाइन होती है। समझ में आ रही है बात आपको। तो इस तरीके से आपको समझना है। अभी आप ये देखिए, 3 तरीके के सरफेस मैंने शो किए हैं, राइट। ये जो है ये होता है पर्टिकुलर सरफेस U1 बराबर 0, ठीक है। मान लो ये है आपका U2 बराबर 0 और ये है आपका U3 बराबर 0। मतलब आप इनको चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा कहे कि मैडम मैं तो इसको U1 बराबर 0 करूँगा, कर दे भाई, ऐसे इसको U2 बराबर 0 करूँगा। समझ में आ गई। अच्छा 0 क्यों है, 0 इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिन पे कट कर रहे हैं। अगर आपको जब मैंने लास्ट फर्स्ट ईयर में समझाया था तो फर्स्ट ईयर में जो स्टार्ट की थी मैंने मैकेनिक्स, उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्क्वायर बना करके सारे सरफेसेस को समझाया था कि किस सरफेस का क्या नाम होता है। एक्स बराबर ए सरफेस क्या होता है, वाई बराबर बी सरफेस क्या होता है, जेड बराबर सी सरफेस, ये मैं सब बता चुकी हूँ फर्स्ट ईयर में। समझ में आ गई। तो उसको मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगी। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये 3 सरफेसेस लिए हैं, इनका नाम है U1 बराबर 0, U2 बराबर 0, U3 बराबर 0। अब इसका U1 बराबर 0 इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिन पे कट कर रहा है ना। अब नाम दे दिया, आप चाहे इसको U2 कह दो चाहे आप इसको U1 कह दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन ये होंगे बराबर में 0 ही, क्योंकि ये कहाँ पर कट कर रहे हैं,
ओरिजिन पे, ठीक है। तो u1 बराबर 0 और u2 बराबर 0 जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम पता है क्या होगा? इसका नाम होगा u3 कर्व। समझ में आ गई? या तो आप इसको कह लीजिए u3 एक्सिस या u3 कर्व कह लीजिए, एक्सिस तो नहीं कह पाएंगे अपन इसको, यस ठीक है, u3 कर्व कहेंगे अपन इसको, ठीक है। इसी तरीके से u2 बराबर 0 और u3 बराबर 0 जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका? u1 कर्व। और u1 बराबर 0 और u3 बराबर 0 जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा? u2 कर्व। मतलब जो दो सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा जो तीसरा बच रहा है वो उस कर्व का नाम है, ठीक है। एक्सेस इसलिए नहीं कह रही मैं इसको क्योंकि ये कर्वी लाइंस हैं, इसलिए मैं इनको एक्सेस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा और इसको साफ साफ बता देती हूँ आपको कि ये इस तरीके से आपकी लाइन है, कर्वी लाइन है ना। ये आपका u1 बराबर 0 सरफेस है, ये आपका u2 बराबर 0 सरफेस है और ये आपका u3 बराबर 0 सरफेस है। तो u2 u3 जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका कौन सा है? u1 कर्व। और जो आपका u1 u3 है वो है आपका u2 कर्व। और जो आपके u1 और u2 कर रहे हैं वो है आपका u3 कर्व। समझ में आ गई? तो तीन तरह की कर्वी लाइंस हमने शो कर दी हैं, u1 u2 और u3 कर्व। अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जहाँ पर ये तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो है ओरिजिन, हमेशा की तरह, ठीक है, ठीक है। और सरफेसेस आपको समझ में आ गए हैं, ये आपके सरफेसेस है, मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा क्रिटिकल सा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इन पे स्पर्श रेखा खींचूँ, क्या खींचूँ? स्पर्श रेखा, यानी कि एक टेंजेंट लाइन, ये लो, और इस पर भी एक टेंजेंट लाइन, तो तीन टेंजेंट लाइन हो गई। तो जो कर्व हैं आपके, यानी कि u1 कर्व, u2 कर्व और u3 कर्व, उन तीनों कर्व्स पर जो मैंने ओरिजिन से एक टेंजेंट लाइन खींची है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एक्सिस। समझ में आ गई? तो आप इनको क्या कहेंगे? कर्व्ड एक्सिस। ये क्या है आपके? एक्सिस। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से आपके तीन एक्सेस होते हैं और ये जो वक्र यानी कि कर्वी लाइंस आपको दिख रही हैं ये है कर्व, जबकि इन पर खींचे गए जो टेंजेंट लाइन है वो कहलाती हैं एक्सिस। तो अब आप इसको क्या कहोगे? u2 पर जो आप टेंजेंट लाइन खींचोगे उसको बोलोगे u2 एक्सिस, u3 पर जो खींचोगे उसको u3 एक्सिस, u1 पर जो टेंजेंट लाइन खींचोगे उसको आप u1 एक्सिस बोलेंगे। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाता है? कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी डिटेल है पूरी कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कर्वी लाइंस हैं वो एक दूसरे से कैसी हो? 90 डिग्री एंगल पर। समझ में आ रही है? कैसी हो? 90 डिग्री एंगल पर। तो वो पता है सिस्टम क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। बात समझ में आ गई? तो कर्वी, अच्छा अभी आपको एक नया तरीके का बता देना, ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट मीन्स कि ये कर्वी लाइंस किसी भी एंगल पर हो सकती है। तो अगर किसी भी एंगल पर हैं तब तो वो नॉर्मली कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएंगी, लेकिन अगर ये कर्वी लाइंस पर्टिकुलर 90 डिग्री एंगल पर ही है तो आप उसको क्या कहोगे? ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ में आ गई? सो ये आपका इंट्रोडक्शन था आपकी पहली क्लास में मैथमेटिकल फिजिक्स का, जिसका फर्स्ट टॉपिक है आपका कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको मैंने समझाने के लिए पहले यूज़ किया कोऑर्डिनेट सिस्टम कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे आसान जो मेथड है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो मैंने आपको समझाया। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैंने इन तीनों का ग्रुप जो है वो है कर्वी लीनियर को मैंने आपको डिटेल में पहले थोड़ा समझाया कि कर्वी लीनियर सिस्टम क्या होता है। इसके आगे की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्केल गुणक, स्केल फैक्टर पढ़ेंगे, बेस वेक्टर पढ़ेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे। समझ में आ गई? आज इस वीडियो में केवल इतना ही। ओके, थैंक यू।